नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। दोस्तों, भारत और तुर्की के बीच अचानक पैदा हुई ये नई तनातनी और तेज तनाव न सिर्फ लोगों को चौंकाया है बल्कि पूरे कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। ये मुद्दा इतनी तेजी से सुर्खियों में आया कि आम दर्शक समझ ही नहीं पाए कि असल में हुआ क्या है, इसके पीछे की जड़ क्या है और ये विवाद अचानक से इतनी तेजी से क्यों भड़क गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स और न्यूज़ चैनलों ने दावा किया कि तुर्की ने भारत के लिए आने वाले अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को अपने एयर स्पेस से गुजरने की अनुमति देने से मना कर दिया और उड़ान को रोक दिया। पहली नज़र में ये सूचना सचमुच अटपटी लगी, क्योंकि अमेरिका से खरीदे गए हेलीकॉप्टर्स के रास्ते में तुर्की का हस्तक्षेप आखिर क्यों और कैसे आ गया। लेकिन जैसे ही हम इस घटना की पृष्ठभूमि में थोड़ा पीछे जाकर पूरी कहानी जोड़ते हैं तो तस्वीर धीरे धीरे साफ होती है और समझ आता है कि इस विवाद की असल जड़ें कहाँ हैं और ये मामला इतना संवेदनशील क्यों बन गया है। भारत ने 2020 में अमेरिका की दिग्गज डिफेंस निर्माता कंपनी बोइंग से 6 अत्याधुनिक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने का एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक फैसला लिया था। लगभग $600 मिलियन की ये विशाल डील 2024 तक पूरी होनी तय थी। डिलीवरी शेड्यूल में थोड़ी तकनीकी देरी जरूर हुई, लेकिन अब अंतिम बैच भारत के लिए तैयार था और सभी प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चुकी थीं। यानी बस कुछ ही दिनों में ये हेलीकॉप्टर्स भारतीय मिट्टी पर उतरने वाले थे। लेकिन ठीक इसी अहम समय पर पूरा मामला अचानक अटक गया और ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी प्रक्रिया में अनिश्चितता और तनाव पैदा कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरी कहानी शुरू से अंत तक विस्तार से समझाने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज और भारत की शक्ति दुनिया भर में और भी मजबूती से गूंजे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस मुहिम का हिस्सा बने। अब बात करते हैं इन कीमती और हाईटेक हेलीकॉप्टर्स को भारत तक लाने की जिम्मेदारी निभाने वाली कंपनी की। इन्हें सुरक्षित तरीके से ट्रांसपोर्ट करने का काम यूक्रेन की एक प्रतिष्ठित और अनुभवी कार्गो एयरलाइन के हाथों में था। ये कोई नई या अनजान कंपनी नहीं है, बल्कि ये वही भरोसेमंद एयरलाइन है जिसने इससे पहले भी कई बार अमेरिका से भारत तक भारी भरकम और संवेदनशील डिफेंस उपकरण सुरक्षित तरीके से पहुंचाए हैं। इसका रिकॉर्ड उत्कृष्ट माना जाता है। इस एयरलाइन का एक प्री डिजाइंड और नियमित अंतर्राष्ट्रीय रूट होता है, जिसमें ये पहले अटलांटिक महासागर को पार करके यूनाइटेड किंगडम यानी यूके पहुंचती है, फिर वहां से तुर्की के एयर स्पेस में प्रवेश करती है और अंततः भारत की ओर बढ़ती है। यही मार्ग सालों से इसका स्टैंडर्ड और टेस्टेड कॉरिडोर रहा है। अब यहाँ एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, आखिर ये कार्गो फ्लाइट सीधा रूट क्यों नहीं लेती? क्यों ये अमेरिका से उड़कर अफ्रीका के ऊपर से होते हुए सीधे भारत नहीं आती, जिससे यात्रा छोटी भी हो जाती और समय भी बचता? इसका जवाब बिल्कुल तकनीकी और अंतर्राष्ट्रीय नियमों से जुड़ा हुआ है। एयरलाइंस अपनी मर्जी से कहीं भी और कभी भी रूट नहीं बदल सकती, क्योंकि वैश्विक हवाई यातायात पूरी तरह निर्धारित एयर कॉरिडोर्स पर चलता है। ये कॉरिडोर्स अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा तय किए गए होते हैं और हवाई जहाज़ों को इन्हीं निर्धारित मार्गों का पालन करना पड़ता है। सुरक्षा, एयर ट्रैफिक प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय एविएशन नियमों के कारण रूट बदलना उतना सरल नहीं होता जितना आमतौर पर सोचा जाता है। इसी वजह से ये यूक्रेनी एयरलाइन भी हमेशा की तरह उसी तयशुदा रूट से आ रही थी जो सालों से इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन कहानी में असली मोड़ यहीं आता है और वही मोड़ इस पूरे विवाद की शुरुआत बन गया। दरअसल हाल ही में भारत सरकार ने तुर्की के नेशनल डे के समारोह का खुले तौर पर बहिष्कार किया था। दिल्ली स्थित तुर्की दूतावास में हुए इस बड़े आयोजन में भारत की ओर से कोई भी सरकारी प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। कूटनीति की भाषा में यह एक बेहद स्पष्ट और तीखा राजनीतिक संकेत था और ठीक इसी घटना के तुरंत बाद माना जा रहा है कि तुर्की सरकार ने नाराजगी में वो एयर कॉरिडोर ब्लॉक कर दिया जिसे भारत से जुड़े कार्गो विमानों के लिए वर्षों से इस्तेमाल किया जा रहा था। ऊपर से तुर्की सरकार ने बयान दिया कि ये निर्णय भारत से संबंधित नहीं है और ये सिर्फ एक तकनीकी कारण के चलते लिया गया है। लेकिन जमीनी हकीकत और घटनाओं का समय देखकर कुछ और कहानी सामने आती है। हाल के वर्षों में तुर्की और पाकिस्तान अपने सैन्य संबंधों को तेजी से मजबूत कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच डिफेंस ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइज और स्ट्रेटेजिक सहयोग बढ़ रहा है और ये बढ़ती नजदीकी क्षेत्रीय राजनीति की दिशा बदल रही है। कई बार ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं जिनमें यह दावा किया गया कि तुर्की के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी अलग अलग ऑपरेशंस या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बहाने पाकिस्तान में देखे गए। इन मुलाकातों और गतिविधियों को भले आधिकारिक रूप से सामान्य बताया गया हो, लेकिन इनसे ये संकेत तो साफ मिलता है कि तुर्की धीरे धीरे पाकिस्तान के साथ एक गहरा सैन्य तालमेल और रणनीतिक साझेदारी बना रहा है। यही बढ़ती नजदीकी इस बात की ओर इशारा करती है कि तुर्की एक तरह का सॉफ्ट अलाइनमेंट तैयार कर रहा है
जो भारत के हितों के खिलाफ जा सकता है और स्वाभाविक रूप से भारत के लिए चिंता का कारण बनता है। भारत सरकार द्वारा तुर्की के नेशनल डे समारोह का बहिष्कार करने के तुरंत बाद जिस तेजी और निशानेबाजी के साथ तुर्की ने एयर स्पेस ब्लॉक किया, वो ये दिखाता है कि ये कोई सामान्य नाराजगी या भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह सोचा समझा राजनीतिक संकेत था, एक ऐसा संदेश जिसे तुर्की भारत तक पहुंचाना चाहता था। अब बात करते हैं एयर स्पेस ब्लॉक करने की अहमियत की। ये कदम कोई युद्ध जैसी सैन्य कार्रवाई तो नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बहुत शक्तिशाली संदेश देने का तरीका माना जाता है। इससे देशों के बीच रिश्तों की दिशा, टोन और रणनीति साफ साफ दिखाई देने लगती है। तुर्की ने इस कदम से ये जताया कि वो भारत के रुख से नाराज है और इसी नाराजगी को दिखाने के लिए उसने ये प्रतीकात्मक लेकिन प्रभावी कदम उठाया। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि भारत के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी रुक जाएगी। दुनिया के एयरलाइंस के पास हर स्थिति के लिए कई वैकल्पिक रूट्स मौजूद रहते हैं। संभव है कि इस बार अमेरिका से उड़ान भरने के बाद कार्गो विमान मिस्र यानी कि इजिप्ट, ग्रीस या फिर इजराइल के स्पेस से होकर भारत आए और ये तीनों ही रूट्स भारत के लिए खुले और सुरक्षित है। तुर्की का एयर स्पेस बंद होना भारत के लिए कोई अजेय दीवार नहीं, बल्कि केवल एक तकनीकी असुविधा है जो थोड़ी देरी तो कर सकती है लेकिन डिलीवरी को रोक नहीं सकती। भारत के लिए ये सिर्फ एक छोटा अड़चन है, न कि कोई गंभीर बाधा। असल खेल यहाँ सिर्फ उड़ान के रास्तों या तकनीकी रूट बदलने का नहीं है। असल मुद्दा है भारत और तुर्की की पॉलिटिकल पोजीशनिंग, यानी दोनों देशों की राजनीतिक रणनीति और कूटनीतिक लाइनअप, जिसे समझना बेहद जरूरी है। एक तरफ तुर्की बड़े मंचों पे ये दावा करता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है, हिंसा का समर्थन नहीं करता और दुनिया में शांति चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह है कि तुर्की के कई सोशल मीडिया यूजर्स, डिजिटल एक्टिविस्ट और ऑनलाइन नेटवर्क्स पाकिस्तान और अजरबैजान के इकोसिस्टम के साथ मिलकर भारत के खिलाफ लगातार झूठा नैरेटिव बनाते रहे हैं। कई बार पुरानी वीडियो और तस्वीरों को एडिट करके या संदर्भ बदलकर उन्हें नया बताकर वायरल किया गया, ताकि दुनिया के सामने भारत की गलत छवि पेश की जा सके। ये काम किसी गुस्से में किया गया अचानक कदम नहीं है, बल्कि एक साइलेंट डिजिटल वॉरफेयर है जो पिछले कई वर्षों से योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। पिछले 4-5 सालों में भारत को निशाने बनाने वाले फर्जी कैंपेन में पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान सबसे ज्यादा एक्टिव रहे हैं और ये किसी भी तरह से संयोग नहीं है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स और तकनीकी जांचों में ये सामने आया है कि कुछ खास हैशटैग्स को भारत विरोधी नैरेटिव में ट्रेंड कराने के लिए बड़ी संख्या में फेक अकाउंट्स खरीदे गए। मिनटों में हजारों ट्वीट्स किए गए, बॉट्स का इस्तेमाल हुआ और डिजिटल आर्मीज के जरिए माहौल बनाया गया। इसलिए इसे सिर्फ नाराजगी समझना गलती होगी। ये पूरी तरह से एक प्लान्ड डिजिटल स्ट्रेटजी है जिसका लक्ष्य भारत की इमेज को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर कमजोर करना है। अब बात करते हैं दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों की, क्योंकि ये भी पूरे परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत और तुर्की के ट्रेड रिलेशन पिछले कुछ वर्षों में लगातार कमजोर होते गए हैं। जहां 2022-2023 के बीच भारत ने तुर्की को लगभग $6.5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था, वहीं 2023-2024 के दौरान ये घटकर करीब $5.5 बिलियन पर आ गया। यानी सिर्फ एक साल में लगभग $1.3 बिलियन की कमी हो गई, जो किसी भी कूटनीतिक रिश्ते के लिए बहुत बड़ा संकेत है। यानी डिजिटल फ्रंट हो या व्यापारिक आंकड़े, कहानी साफ है कि भारत और तुर्की के रिश्तों में तनाव सिर्फ बढ़ा नहीं है, बल्कि इसे योजनाबद्ध तरीके से दिशा दी जा रही है। भारत और तुर्की के बीच बढ़ती दूरी सिर्फ राजनीतिक नहीं है, आर्थिक दूरी भी अब साफ दिखाई देने लगी है। और ये कोई छोटी दूरी नहीं है, बल्कि लगातार बढ़ती हुई खाई है। हालांकि भारत के लिए ये स्थिति किसी बड़ी चिंता की बात नहीं है। कारण बहुत साफ है, भारत हर साल पूरी दुनिया को लगभग $450 बिलियन का निर्यात करता है और ये आंकड़ा बढ़ रहा है। इसमें तुर्की की हिस्सेदारी सिर्फ 1 से 1.5% के बीच में है। यानी अगर भारत चाहे तो तुर्की की जगह किसी दूसरे देश को तुरंत रिप्लेस कर सकता है और इससे भारत के व्यापार पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ असली चिंता ये है कि ये राजनीतिक तनाव आगे चलकर कई सेक्टर्स को प्रभावित कर सकता है, विशेषकर डिफेंस, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईटेक पार्टनरशिप को। अब जरा तुर्की की आर्थिक स्थिति देखिए। तुर्की की अर्थव्यवस्था पिछले कई सालों से गिरावट में फंसी हुई है। उनकी करेंसी लीरा दुनिया की सबसे तेजी से गिरने वाली करेंसी बन चुकी है। कभी 1 लीरा 8 भारतीय रुपए के बराबर था और आज हालत यह है कि 2 भारतीय रुपए में 1 लीरा मिल रहा है। 2021 से अब तक तुर्की की लीरा अपनी वैल्यू का करीब 60% खो चुकी है। और ये गिरावट सिर्फ करेंसी का सवाल नहीं है, ये पूरे देश की आर्थिक नींव को हिला रही है। दूसरी तरफ भारत की स्थिति बिल्कुल उल्टी है। भारत मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
अगर ये गति जारी रही तो आने वाले सालों में भारतीय रुपए की अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ेगी और तुर्की की लीरा और भी कमजोर हो सकती है। यहाँ तक कि कुछ वर्षों में स्थिति ये भी बन सकती है कि एक भारतीय रुपया बराबर 4 तुर्किश लीरा, और ये तुर्की की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक संकेत होगा। तुर्की की मौजूदा नाजुक आर्थिक हालत को देखते हुए भारत से विवाद मोल लेना, एंटी इंडिया नीति अपनाना और हमारे डिफेंस लॉजिस्टिक्स में जानबूझकर रुकावट डालना तुर्की के लिए खुद ही नुकसान का सौदा बन रहा है। तुर्की भले ही 2028 तक $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के सपने दिखा रहा हो, लेकिन उसकी गिरती मुद्रा, बढ़ती महंगाई और लगातार कमजोर होती आर्थिक बुनियाद को देखकर ये लक्ष्य सिर्फ एक कल्पना जैसा ही लगता है। वहीं दूसरी तरफ भारत लगातार मजबूत हो रहा है और आने वाले वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में ये अंतर और भी ज्यादा बढ़ेगा और तुर्की स्वाभाविक रूप से इस दौड़ में पीछे छूटता जाएगा। भारत सरकार अब तुर्की की इस हरकत को सिर्फ एक एयर स्पेस ब्लॉक जैसी छोटी सी घटना नहीं मान रही है, बल्कि इसे एक बड़े संकेत के रूप में देख रही है। एक संकेत कि तुर्की किस दिशा में झुक रहा है और उसके असली इरादे क्या हैं। भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। जो भी देश भारत के विरोध में खुले तौर पर खड़ा होगा, भारत के हितों के खिलाफ काम करेगा, उसे आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक स्तर पर उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तुर्की, पाकिस्तान या अजरबैजान जैसे देश चाहे जितनी कोशिश कर लें, भारत की गति, भारत की प्रगति और भारत की ग्लोबल पोजीशन को रोक नहीं सकते, क्योंकि आज भारत के पास दुनिया भर में फैली मजबूत साझेदारियां हैं, मल्टीपल डिफेंस सप्लाई रूट्स हैं और हर बड़े वैश्विक प्लेटफॉर्म पर उसकी प्रभावशाली उपस्थिति है। यही कारण है कि चाहे तुर्की हो या कोई और, जो भी भारत के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करेगा, उसे जल्द ही ये समझ आ जाएगा कि आज का भारत पहले जैसा नहीं रहा। भारत हर चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता रखता है और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा उसी दृढ़ता, उसी रणनीति और उसी आत्मविश्वास के साथ करता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी रिपोर्ट, एक ऐसी रिपोर्ट जिसे आपके सामने लाने में काफी रिसर्च, कई स्रोतों की स्टडी और गहराई से की गई मेहनत शामिल है। हमने कोशिश की कि आपको इस पूरे भारत तुर्की विवाद की असली तस्वीर, उसके बिल्कुल सही तथ्य और उसके पीछे की रणनीति, पॉलिटिक्स, सब कुछ साफ और सरल तरीके से समझाया जाए। अब बारी आपकी है, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? तुर्की का ये कदम आपको सिर्फ एक तकनीकी फैसला दिखता है या इसके पीछे ज्यादा बड़ी राजनीतिक सोच छिपी हुई है? अपनी राय, अपने विचार और अपने सवाल कमेंट में जरूर लिखें। हम पढ़ते भी हैं और अगली रिपोर्ट की दिशा तय करने में आपकी राय हमारी काफी मदद करती है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो, नई जानकारी मिली हो या मुद्दा स्पष्ट हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों, ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट जरूर करें। आपके हर लाइक और हर शेयर से हमें और भी मजबूत, गहरी और रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट्स बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।